नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हमारे मेवाड़ राजवंश चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने सांगा के उत्तराधिकारियों की बात की थी, जिसके अंदर थे भोजराज, रतन सिंह और उसके बाद पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के समय मेवाड़ का द्वितीय शाखा संपन्न होता है और अब बनते हैं मेवाड़ के नए महाराणा उदय सिंह। अब मेवाड़ के नए महाराणा कौन बन गए हैं? उदय सिंह। बनवीर को मावली के युद्ध में हराकर नए महाराणा बन गए हैं उदय सिंह। उदय सिंह का कार्यकाल है 1537 से 1572 तक। अब इस समय मेवाड़ की हालत जो है कमजोर है, क्योंकि इससे पहले बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था और अभी अभी मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न हुआ है। इसलिए जो मेवाड़ उदय सिंह को मिला है वो बहुत कमजोर मेवाड़ है। अब देखते हैं कि ये किस हिसाब से मेवाड़ को आगे बढ़ाता है। तो उदय सिंह का कुंभलगढ़ में होता है राज्याभिषेक। कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक। अब देखो, जब मावली में बनवीर को हराया था उस समय मारवाड़ का मालदेव उदय सिंह के साथ था, लेकिन अभी मालदेव इसके विरोध में हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि खेरवा के ठाकुर जेत्र सिंह, जो खेरवा के ठाकुर हैं जेत्र सिंह, उन्होंने अपनी छोटी बेटी का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया। विवाह उदय सिंह के साथ। अब ये मालदेव का वन साइडेड लव था। मालदेव करना चाहता था इससे शादी, लेकिन जेत्र सिंह ने उदय सिंह के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया, इसलिए मालदेव इसके विरोध में हो जाता है। इस विरोध के कारण मालदेव हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ आता है। हरमाड़ा के युद्ध 24 जून, हरमाड़ा का युद्ध 24 जून। पिछले पेपर में ये पूछा भी था सीधा हरमाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में? हरमाड़ा का युद्ध 24 जून 1557। इसमें अजमेर के हाजी खान, अजमेर के हाजी खान ने मालदेव की सहायता से उदय सिंह को हरा देता है। हरमाड़ा का युद्ध 24 जून 1557 में अजमेर के हाजी खान ने मालदेव की सहायता से उदय सिंह को हरा देता है। ये क्योंकि जेत्र सिंह वाला जो गुस्सा है वो इसके साथ मिलके ये उदय सिंह पे उतारता है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि अब महाराणा मेवाड़ की राजगद्दी पे कौन बैठा है? उदय सिंह। अब अपने मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठा है? उदय सिंह। मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन आ गया है? उदय सिंह। मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन है? उदय सिंह। शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मारवाड़ के मालदेव पर, जिस गिरी सुमेल के युद्ध में। गिरी सुमेल में मालदेव की हार होती है। जब इसकी हार होती है तो यहाँ से शेरशाह चलता है अगला अभियान कहाँ पे? मेवाड़ की तरफ। लेकिन इस समय मेवाड़ की ऐसी हालत नहीं है कि ये दिल्ली के सुल्तान शेरशाह से लड़ सके, इसलिए जब ये मेवाड़ की तरफ आता है तो
जहाजपुर में उदय सिंह में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह के पास पहुंचा देता है, जिसमें शेरशाह कोई नुकसान नहीं करता है और यहाँ से सीधा अगले अभियान के लिए चला जाता है, जहां पे कलिंजर में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उदय सिंह वापस यहाँ पे इसने अपने शेरशाह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ख्वास खां को छोड़ के जाता है। फिर इसको इसकी मृत्यु के बाद उदय सिंह इसको भगा देता है और वापस मेवाड़ पे अपना अधिकार कर लेता है। अब आता है अकबर। (1557) में हरमाड़ा हुलिया, उदय सिंह के पुत्र होता है प्रताप, कुंवर प्रताप, और कुंवर प्रताप का पुत्र अमर सिंह। इस समय उदय सिंह जिंदा है, इसलिए ये भंवर, ये कहलाएगा भंवर। इसका जन्म होता है 1559 में। जब अमर सिंह का जन्म होता है तो उदय सिंह जाता है एकलिंग जी के मंदिर में जाता है और यहाँ पे अपने सरदारों से बातचीत करता है कि यार क्यों ना अपन एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपातकालीन स्थिति में अपने जनता वगैरह को रखने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ना अपन एक सुरक्षित जगह ढूंढ ले जहां आपातकालीन स्थिति में हम अपनी जनता को और अपने खास लोगों को वहां रख सके। तो सरदार बोलते हैं कि यार नेकी और पूछ इसमें पूछने जैसे क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम शुरू करो। तो यहाँ पहाड़ों के बीच में महल बनवाना शुरू कर देता है कौन? उदय सिंह। अभी उदयपुर बसा नहीं है, जिन्हें आज मोती महल कहते हैं, मोती महल। लेकिन ये जैसे ही घूमता आगे गया तो यहाँ पे इसको एक संत मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार यहाँ पे मत बना, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जा और उदय सागर झील के आसपास तू बना ले, जहाँ पे तेरे वंश का राज हमेशा रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जा। तो यहाँ पे तो ये निर्माण कार्य बंद कर देता है और थोड़ा सा आगे चला जाता है, जहाँ पे ये उदयपुर की स्थापना करता है 1559। अमर सिंह का जन्म 1559 और उदयपुर की स्थापना भी कब करता है? 1559 में। यहाँ पे एक स्थान है मोती महलों के पास, पानेड़ा, जहाँ पे मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक किया जाता है। मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक 1559 में उदयपुर बसा दिया और 1559 में अमर सिंह पैदा हो गया है। अब देखो, जिसके माँ बाप जिंदा हो वो कहलाता है कुंवर, जिसके दादा दादी जिंदा हो वो कहलाता है भंवर, और जिसके परदादा ये तो रेयर केस होता है, फिर भी जिसके दादा दादी जिंदा हो वो कहलाता है टंवर, ठीक है। उदयपुर की स्थापना हो गई, अमर सिंह पैदा हो गया है और एकलिंग जी के मोती महल, जहां पे मोती महल इसने आधा अधूरा काम छोड़ा था, वो आज मोती महल के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं पे एक स्थान है पानेड़ा, जहां पे मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक किया जाता है। अब 1562 में 1562 में अकबर मेड़ता पर आक्रमण करता है। मेड़ता पर आक्रमण करता है और जयमल राठौड़ को हरा देता है। ये जयमल राठौड़ बहुत काम आएगा उदय सिंह के। जयमल राठौड़ को हरा देता है और मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो जाता है, ठीक है।
जब मेड़ता जयमल के हाथ से चला जाता है तो जयमल आ जाता है, जयमल उदय सिंह की शरण में आ जाता है, उदय सिंह की शरण में आ जाता है। अब मेड़ता को हराया था अकबर ने। अकबर मालवा के अभियान पे जा रहा था, अकबर मालवा के अभियान पर, मालवा के अभियान पे जा रहा था। उस समय कोई छोटी मोटी बात हो गई जिससे उदय सिंह का बेटा शक्ति सिंह किसी बात पे नाराज होके और अकबर के पास चला जाता है। अकबर के पास ये जाके बताता है कि ऐसे ऐसे जो भी बात हुई हो। तो ये अकबर यहाँ पे इसको शक्ति सिंह को बोलता है कि अगर मैं मेवाड़ पे आक्रमण करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो शक्ति सिंह उस समय तो उसको बातों में घुमा फिरा के और बात टाल देता है। शाम को शक्ति सिंह वहां से हो जाता है रवाना और शक्ति सिंह सोचता है कि क्या नाम है, अगर अकबर आक्रमण तो करेगा मेवाड़ पे, लेकिन अगर जब जनता को ये पता चलेगा कि शक्ति सिंह अपने बाप के खिलाफ अकबर को लेके आया तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। ये चीज सोच के और वो वापस मेवाड़ आ जाता है और मेवाड़ में आके उदय सिंह को बोल देता है कि अकबर आक्रमण करने वाला है, तेरी जो तैयारी हो सके वो तैयारी तू कर ले। तो अकबर के आक्रमण की सूचना किसने दी थी? शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह ने पहले अकबर के आक्रमण की सूचना दी थी। जब अकबर को पता चला कि शक्ति सिंह फरार है और वापस मेवाड़ चला गया है तो अकबर मालवा का अभियान तो करता है कैंसिल और अब आ जाता है वो मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए। मालवा अभियान को कैंसिल करके और अकबर अब आ रहा है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। उदय सिंह यहाँ धौलपुर में शक्ति सिंह की मुलाकात होती है अकबर से। अब अकबर आ रहा है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। अकबर अक्टूबर 1567 में मेवाड़ को घेर लेता है। अक्टूबर 1567 में अकबर मेवाड़ को घेर लेता है, लेकिन ये घेराबंदी चलते चलते 68 तक चलेगी और 68 में तीसरा साका, मेवाड़ का तीसरा और अंतिम साका संपन्न होगा। जो ये समय लग रहा है, बहुत टाइम लगेगा अकबर को ये जीतने में और उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एक तरह से अकबर, जिसके बाद मेवाड़ में कत्लेआम करवाएगा, 30,000 लोगों को जिंदा कटवा देगा, जो अकबर का एक अपनी पूरी जिंदगी का काला दाग है जिसको वो ताउम्र नहीं धो पाता है। अब घेराबंदी शुरू कर दी इसने। मेसा के पठार पर स्थित है कौन? अपना चित्तौड़गढ़। बहुत ऊंचा है, लगभग 560 मीटर के आसपास। ये है अपना चित्तौड़गढ़। ये है अपना चित्तौड़गढ़। कौन आ गया है? अक्टूबर 1567 में आ गया है अकबर। जब इस चीज का पता चलता है उदय सिंह को कि अकबर आक्रमण करने के लिए आया है, तो यहाँ पे जयमल, पत्ता, ये इसके साथ ही हैं उदय सिंह के। अभी उदय सिंह यही है। जब इस चीज का पता चलता है कि अकबर आक्रमण करने के लिए आ गया है तो उसके सरदार समझाते हैं कि राणा जी आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ, क्योंकि अभी मेवाड़ की अभी भी वो हालत नहीं है कि अपन अकबर के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन अगर तुम नहीं रहे तो मेवाड़ नहीं रहेगा, अगर तुम जिंदा रहे तो हम वापस मेवाड़ को पा सकते हैं, इसलिए तुम चित्तौड़ छोड़ के चले जाओ और हमें इस चीज की जिम्मेदारी दे दो, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उदय सिंह बोलता है कि यार मेरी मातृभूमि है, मैं ऐसे छोड़ के कैसे भाग जाऊं। तो जयमल बोलता है कि जो काम आप करोगे, जब तक हमें अंतिम सांस रहेगी तब तक हम मेवाड़ पे अकबर का अधिकार नहीं होने देंगे, हमारे मरने के बाद वो इस पे अधिकार करेगा, तो आप निश्चिंत होके जाओ, मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ की आप टेंशन मत करो बिल्कुल भी।
उदय सिंह को यहाँ से सुरक्षित पहाड़ियों में भेज दिया जाता है अपने परिवार के साथ। पहाड़ियों में चला गया उदय सिंह। अब है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है जयमल, फत्ता, डोडिया सांडा, ईसरदास चौहान और कल्ला राठौड़ और भी कई लोग हैं, और साथ में है अपने 8000 सरदार, 8000 सैनिक। ये गणित है अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। नीचे बैठा है कौन? अकबर। अकबर धीरे धीरे घेरना शुरू कर देता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेरना शुरू कर देता है अकबर। और जयमल राठौड़ आदेश दे देता है कि द्वार बंद कर दो। जब इस चीज का पता जनता को चलता है कि अकबर ने आक्रमण किया है और कत्लेआम करवाएगा, क्योंकि भय जनता के मन में यही था कि अकबर को ज्यादा समझ नहीं पाया, क्योंकि अकबर ने हेमू को हराया, वहां पे कत्लेआम करवाया। तो एक लुटेरे की छवि है जनता के बीच में, जिसके कारण जनता सोच रही है कि ये अपने को मारेगा। इसलिए जनता भयभीत होकर और कहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जाना शुरू कर देती है। जब जनता आती है तो जयमल गेट खुलवा देता है कि जनता को अंदर आने दो, क्योंकि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? राजा की। अब गेट खोल लिया और अंदर पूरी जो भी जनता, आसपास के जो भी लोग थे वो सारे अब आ गए किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, अब ये संख्या पहुंच गई है 30,000। 30,000 प्लस में 8,000 पहले से हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, तो 40-50 हजार के लगभग अब चित्तौड़गढ़ में लोग हो गए हैं। सारी व्यवस्था थी पहले, तो 8,000 की तो व्यवस्था थी कि लंबे समय तक गेट बंद रखे जा सकते थे, लेकिन जब ये जनता आ जाती है तो सारी गणित बिगड़ जाती है, और इस समय 40-50 हजार लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जयमल बोलता है कि एक टाइम का खाना बनेगा, 2 टाइम वही खाएगा जो युद्ध में लड़ाई करेगा, अर्थात जो सैनिक हैं वही 2 टाइम का खाना खाएंगे, बाकी सब लोग 1 टाइम का खाना खाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था करते करते भी धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ने लग गई। अब देखो दूसरी तरफ अकबर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पे? अकबर सोच रहा है कि यार इसको जीतू तो कैसे जीतू। अकबर को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, नीचे से ये गोले दाग रहा है, लेकिन इसके गोले वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। अकबर एक टीला बनवाता है। अक्टूबर 1567 में आ गया है। एक महीने का समय लग गया इसको टीला बनने में। और टीला जो बनवाता है तो टीले का नाम जो पहली जैसे नेता आते हैं सफाई अभियान के लिए आए तो झाड़ू ले लिए, फोटो खिंचवा ली और बात खत्म, उसी तरह पहले जो इसने मिट्टी की परात डाली टीला बनाने के लिए, इस टीले को कहते हैं मोहर मंगी। टीला बना लिया, टीले पे रख के तोप और शुरू कर दिया गोला दागना, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ से गोला दागे और सीधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक फर्क पड़ गया कि जैसे गोला दागे तो आवाज तो आई, अब ये डिस्टर्ब तो अकबर भी देख लिया कि ऐसा करो कि एक टाइम फिक्स कर लो, हर 4 घंटे में एक गोला दागते रहो और इनको सालों को सोने मत दो। अकबर ये सोचता है कि इनको सोने मत दो, अपने आप ही परेशान हो गए और ये दुर्ग के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन दरवाजा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इनको, और अभी तक भी दरवाजा ये नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ी जाती है कि हाँ तू कर जैसा कर रहा है, और वैसे भी हम वैसे ही ढक जाएंगे। एक रात को इसके आसपास अकबर नीचे से देखता है कि कोई घूम रहा है दीवार के आसपास व्यवस्था देखने के लिए, तो अकबर अपनी संग्राम बंदूक मंगवाता है और लगा निशाना और गोली दाग देता है। उस समय कहते हैं कि जयमल, अब पता नहीं था कि किसके लगी या ना लगी, अकबर को कंफर्म नहीं था कि किसको लगी और किसको ना लगी, उस चीज का पता सुबह ही चलेगा। अब
ये सारी व्यवस्था हो गई। मोहर मंगरी से भी कोई टीला बनवा लिया, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब अकबर फिर टेंशन के अंदर कि यार करे तो क्या करे। उत्तर में था जयमल राठौर, उत्तर में अकबर खुद खड़ा था। दक्षिण में चित्तौड़ बुर्ज, चित्तौड़ बुर्ज पे था कौन? ईसरदास। ईसरदास धनुर्धर था, धनुर्धर सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? ईसरदास। तो अकबर की जो सेना थी, जहां तक इसके धनुष जा रहे थे उससे आगे ये उनको बढ़ने नहीं दे रहा था। इसकी व्यवस्था ऐसे थी, आगे सैनिक, इन्होंने तीर चलाए, इनके पीछे रेडी रहते थे तीर, इनके पीछे रेडी रहते थे तीर तैयार करके, इनके तीर खत्म, ये पीछे और ये आगे। तो जहां तक इनके तीर जा रहे थे उससे आगे ये अकबर की सेना को नहीं आने दे रहे थे। अब अकबर टेंशन में, ये चीजें चलते चलते, और एक बुजुर्ग आदमी आता है अकबर से मिलने के लिए कि मैं तरीका बता सकता हूं कि किस हिसाब से तू इसको जीत सकता है। क्योंकि जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो मैं उसमें सैनिक था, और बहादुर शाह ने किस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा किया था, वो मैं चीज तुझे बता सकता हूँ। कि बता इतनी देर से कहाँ था? तो उसने कहा कि तू एक साबात बना। उस बुजुर्ग आदमी ने एक राय दी कि तू साबात बना। साबात क्या होता है? साबात एक कमरा होता है जिसमें 4 हाथी एक साथ चल सकते हैं, और अगर अपन हाथी के ऊपर भाला लेके बैठ के ऊपर करते तो भी वो उसकी छत को टच ना करे। साबात एक कमरा होता है लंबा सा, जिसके ऊपर जानवरों की खाल लगाई जाती है। और ये धीरे धीरे साबात इसने बना ली। इसने 2 साबात बनाने का ऑर्डर दे दिया अकबर ने कि जितने पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा, तुम साबातों का निर्माण करो। तो 2 साबात इसने बनवा दिए, एक तो उत्तर में और एक पूरब से। साबात का निर्माण कर लिया और इसके अंदर अपनी सेना डाल के शुरू कर दी। ऐसा भी कहा जाता है कि लोग 50 से 100 लोग मरते थे साबात के अंदर भी। इस तरह की व्यवस्था थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। साबात का निर्माण हो गया, साबात से धीरे धीरे इसके नजदीक पहुंचने लग गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इसकी अकबर की सेना। अकबर एक आदेश देता है कि ऐसा करो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उड़ा दो। तो 150 मन और 80 मन, 2 बारूद के बड़े बड़े ढेर लगवाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नीचे, जिसमें से 150 मन वाली फटती है तो 500 मील 50 मील तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। ये चीज अबुल फजल खुद बोलता है। अब 80 मन वाली क्या थी? अब 80 मन वाली, तो 80 मन वाली जो है सुरंग वो फटती नहीं है। तो अकबर अपने सैनिकों को भेजता है कि क्या नाम है, इसको चेक करो कि क्या कारण हुआ कि जिस वजह से ये एक्चुअल टाइम पे जिस समय फटनी चाहिए तो उस टाइम नहीं फटी। तो उस समय जब इसके सैनिक इसके पास जाते हैं तो उस समय ये फट जाती है, और इसमें लगभग 200 सैनिक, अकबर के 200 सैनिक मारे जाते हैं। जो मैन उसके सेनापति मान लो तुम, मैन आदमी थे, जिसमें से 10 लोगों को तो अकबर पर्सनली जानता था। तो अकबर को इसमें बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये साबाद आगे बढ़ ही रहा है। दीवार भी कमजोर हो गई, क्योंकि 150 मन की जब सुरंग फटती है जिसकी आवाज ही 500 मील तक 50 मील तक जा रही है, तो तुम सोचो कि उसने नुकसान कितना किया था। जब इन सब तोपों वगैरह के से परेशान होके, और फत्ता बोलता है कि यार चाचा खोलना यार दरवाजा, क्या ये लपड़ोजिन देखा किया। तो इसको ऑर्डर दे, फत्ता बोलता है कि यार, जैमल बोलता है कि अपन तो सिपाही हैं, हमें तो लड़ना है और मरना है, लेकिन जो ये 30,000 सैनिक, ये 30,000 जनता, निर्दोष जनता है, ये किसके पीछे है? ये अपने पीछे है, इनके बारे में सोच। क्योंकि मेड़ता का राजा रहा हुआ है जयमल राठौर, तो ये पूरी कूटनीति जानता है। लेकिन अब इस चीजों से परेशान होके, और जब पता चला कि चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की दीवारें भी कमजोर हो गई हैं, तो जयमल ऑर्डर दे देता है कि साके की
तैयारी की जाए। अब मेवाड़ का साका होगा 67 में आया था, लेकिन अब आ गई है फरवरी 1568। फरवरी 1568 आ गई है। अब होगा तीसरा साका। अब होगा तीसरा साका। साके की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेवाड़ का तीसरा और अंतिम साका अपने अंतिम चरण पे। साके की तैयारी कर दी गई। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के अंदर अलग अलग हवेलियों में अलग अलग साका हो रहा है। चौहान अलग हो रहे हैं, राठौड़ों का अलग हो रहा है। तो एकदम से ही लपटें दुर्ग के बाहर आने लग गई। यहां से अकबर बोलता है यार टोडरमल, ये क्या लफड़ा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कोई आग वाग तो नहीं लग गई? तो वो बोलता है कि आग नहीं लगी, ये पवित्र अग्नि है। जब राजपूत अपनी जीत की उम्मीदें खो देते हैं तो उस समय वो साका करते हैं। अब ये जौहर की प्रक्रिया चल रही है। अब तू देखना सुबह थोड़ी देर के अंदर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे और अब तू तेरी तैयारी जो करनी हो कर ले। तो यहाँ पे जयमल राठौड़ करता है केसरिया, और इसकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में होता है जौहर। साका संपन्न हुआ। साका संपन्न होते ही गेट के दरवाजे खुले, और दरवाजे खुलते ही ये मेवाड़ी सेना ने ये कत्ल मचाया अकबर की सेना का कि अकबर भी एक बार तो धूज गया। अब लड़ते लड़ते जयमल घायल हो गया। तो जयमल के पास जाता है फत्ता। जयमल घायल हो जाता है। फत्ता इससे पूछता है कि काका कैसे बैठा है? तो बोलता है कि यार घोड़ा पर तो बैठे जाए कौन देख, लेकिन मेरे यार लड़वा की अभी तक इच्छा खत्म कौन? तो जयमल बोलता है कि ले यार कल्ला राठौड़ को बोलता है कि कल्ला यार कंधा दे। जयमल राठौड़ कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के और फिर यह भयंकर युद्ध करता है। अकबर भी देख के और कान पकड़ लेता है कि यार ऐसे योद्धा मैंने मेरी जिंदगी में ना तो देखे और ना मैं कभी देख पाऊंगा। दो सिर और 4 हाथों वाले देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ अपने पूजे जाते हैं। इसी वजह से 2 हाथ किसके? जयमल के, और 2 कल्ला के, और 1 सिर। और इस वजह से कल्ला राठौड़ को 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। केसरिया संपन्न हुआ, साका संपन्न हो गया। सारे यहाँ पे ईसरदास चौहान ने कहा था कि अकबर तू बीच में संधि वार्ता भी चलती है। तो यहाँ से डोडिया सांडा और ईसरदास और ये जाते हैं अकबर से संधि वार्ता करने के लिए। संधि वार्ता लगभग पूरी तय हो गई थी, लेकिन अकबर एक बात पे अड़ जाता है कि संधि मैं जब ही करूंगा जब तुम उदय सिंह को यहाँ पे लाओ। उदय सिंह साइन करेगा संधि पत्र पे, मैं तुमसे साइन नहीं करवा रहा। तो ईसरदास बोलता है कि वो देख वो तो आएगा नहीं, तुझे करनी हो तो कर, नहीं तो तू भी भाड़ में जा। अकबर बोलता है कि तुम सारे मरोगे। तो ईसरदास एक ही बात बोलता है कि देख मरना ना मरना वो तो बाद की बात है, लेकिन एक काम कर देना तू, जब हम मर जाएं तो हमारी लाशों को तू हिंदी रीति रिवाज से जलवा देना। और अकबर ने सभी सैनिकों की लाशों को जलवाया था, ऐसा कहते हैं। जयमल राठौड़ के पास भी आया था टोडरमल कि क्या नाम है तेरे पास, तू किसके लिए लड़ रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग तेरे का है नहीं, तुझे ऐसा कर तेरा मेड़ता वापस दे देंगे, तू चित्तौड़गढ़ दुर्ग अकबर को दे दे। लेकिन जयमल ने भी एक ही बात कही थी कि ये देख ये राजपूती रक्त है और ये अगर जिम्मेदारी मुझे मिली है तो अंतिम सांस तक इसको निभाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए मेड़ता और नागौर, उसको तू ही रख, उसकी गुलामी तू ही कर, हम नहीं करने वाले। तो जयमल राठौड़ ने भी मना कर दिया था
और ईसरदास चौहान भी ये बोल के आ गया था और इसने कहा था कि अकबर तेरा स्वागत मैं ही करूंगा। तो जब अकबर आता है तो ईसरदास अकबर जब हाथी से गेट तोड़वाता है। इसके गेट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गेट कुछ इस तरह से हैं, इस तरह से, जिसमें यहाँ पे एक गेट होगा, यहाँ पे एक गेट होगा, क्योंकि हाथी अगर सीधे गेट होंगे तो हाथी आराम से तोड़ सकता है, लेकिन जब घूम के प्रेशर बना के आता है तो वो टूटने में नहीं आते हैं। तो जैसे ही टूटा था गेट टूटता है, सामने ईसरदास था और गुणग्राही बोल के ईसरदास ने अकबर पर अटैक किया था, लेकिन उसमें अकबर तो बच जाता है और अकबर के हाथी का दांत टूट जाता है, हाथी का दांत टूट जाता है, लेकिन अकबर फिर भी बच जाता है। तो ये सारी चीजें अंतिम साका 1568, मेवाड़ का तीसरा साका फरवरी 1568 में संपन्न होता है। अब इसके बाद मेवाड़ में कोई साका नहीं होगा। 8000 सैनिक और जो भी बड़े बड़े सरदार थे, जैसे जयमल राठौड़ था, पत्ता सिसोदिया, डोडिया सांडा था, ईसरदास चौहान था, कल्ला राठौड़ था, जयमल राठौड़, सभी वीरगति को प्राप्त हुए और अब अधिकार हो गया है किसका? अकबर का। अकबर का चित्तौड़ पर हो गया है अधिकार। अकबर का चित्तौड़ पर हो जाता है अधिकार। अकबर यहां 3 दिन रुकता है। ये युद्ध 2 दिन और 1 रात चलता है, 2 दिन और 1 रात। इसमें अकबर को इतना भयंकर नुकसान होता है इस युद्ध में, चित्तौड़ जीतने में भयंकर नुकसान होता है। भयंकर नुकसान होता है किसका? अकबर का। अब अकबर, चित्तौड़ पर किसका अधिकार है? अकबर का। इस युद्ध को संपन्न होने में 2 दिन और 1 रात, 2 दिन और 1 रात का समय मिलता है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अकबर यहाँ पे, इतना परेशान, इतना जबरदस्त गुस्सा आ गया कि इसके अंदर जो 30,000 सेना थी उसका कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया। ऐसे 30,000 लोगों को कटवा दिया, कत्लेआम। ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं बचा जिसमें लाशों का ढेर ना मिला हो, ऐसे थे मुगल। 30,000 सैनिकों को कटवा दिया। अब समाचार जाता है उदय सिंह के पास। उदय सिंह अपना पहाड़ियों में है अभी, उदय सिंह पहाड़ियों में। उदय सिंह के पास समाचार जाता है कि जयमल भी मारा गया, डोडिया सांडा, ईसरदास चौहान, पत्ता सब मारे गए हैं और साथ में अकबर ने कत्लेआम भी करवा दिया है। ये चीज सुन के और हार्ट अटैक की सी पोजीशन आ जाती है उदय सिंह की। उदय सिंह बीमार पड़ जाता है और इसी चिंता के चलते हुए उदय सिंह, इसी टेंशन में उदय सिंह उदय सिंह 28 फरवरी 1572 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें एक चीज पूछने वाली ये होती है कि सर 1568 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया, तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप शामिल हुए थे या नहीं थे? तो इसमें पहली बात तो यह है कि उस टाइम कुंवर है, महाराणा नहीं है। उदय सिंह ने ऑर्डर दिया होगा कि तू मेरे साथ चलेगा, तो वो उनके साथ गए होंगे, क्योंकि अंतिम फैसला उदय सिंह का माना जाएगा, महाराणा का माना जाएगा, ना कि कुंवर का। तो हो सकता है कि उस समय उदय सिंह के साथ साथ चला गया कौन? महाराणा प्रताप भी पहाड़ियों में। लेकिन एक लेखक ये भी लिखते हैं कि जो अंतिम रात्रि भोज हुआ था साके से पहले, उसके अंदर महाराणा प्रताप को कहा गया था कि यार तू चला जा, क्योंकि हमारे बाद हम मर जाएंगे, हमारे बाद में मेवाड़ को संभालने वाला भी तो होना चाहिए। तो उस समय इसको समझाया गया था प्रताप को, लेकिन प्रताप नहीं माना कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ केसरिया करूंगा। तो उस समय कहते हैं कि सभी सरदार मिलके
और महाराणा प्रताप को बेहोशी की दवा शाम के खाने में जब उनके साथ बैठ के खाता है तो खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं और सुरंग के रास्ते से महाराणा प्रताप को सुरक्षित उदय सिंह के पास छोड़ आते हैं। तो ये बात थी इसकी कि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा या ना लड़ा। अब देखो 28 फरवरी 1572 को यहाँ पे अकबर 3 दिन, मेवाड़ में अकबर 3 दिन रुकता है और फिर यहां से चला जाता है। और एक संज्ञान और आता है कि उदय सिंह को खोजने के लिए हुसैन कुली खां को भेजता है, जिसमें लगभग आमने सामने हो गए थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने हुसैन कुली खां की उंगली काट दी थी। यह संज्ञान भी आता है। अब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार गोगुंदा में अंतिम संस्कार चल रहा था, अंतिम संस्कार चल रहा है। लेकिन उदय सिंह अपनी भटियाणी रानी से थोड़ा अधिक प्रेम करता था, तो मरते मरते इसने एक गड़बड़ कर दी कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राणा बना के चला जाता है। अंतिम संस्कार में मेवाड़ में ये रूल है कि अंतिम संस्कार में जो महाराणा बनता है वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे जब सरदारों ने देखा कि यार महाराणा प्रताप तो अंतिम संस्कार में है लेकिन जगमाल दिखाई नहीं दे रहा, तो जगमाल तो बाकी लोगों से पूछते हैं कि यार जगमाल कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि जगमाल को तो महाराणा भावी राणा बना के चले गए और वो तो महाराणा है इसलिए अंतिम संस्कार में नहीं आए। जब ये चीज सरदारों को पता चलती है तो सरदार पूछते हैं कि 2 कंडीशन होती है, या तो पागल हो या अयोग्य शासक हो, तब तो ये हो सकता है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को ना बना के और छोटे पुत्र को महाराणा बनाया जा सकता है। लेकिन महाराणा प्रताप तो सभी चीजों पर खरे उतरे थे, वीर भी थे, साहसी थे, मैनेजमेंट भी उनका अच्छा था, तो इसको राणा क्यों नहीं बनाया, तो कि जगमाल को हटाओ और इसको राणा बनाओ। तो सारे सरदार मिलके चले जाते हैं किसके पास, कृष्ण चुंडावत के पास, कि राणा जी हम तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हो कि तुम बताओ कि वो जगमाल को महाराणा बना के चले गए और प्रताप को महाराणा बनाया नहीं। तो कृष्ण सिंह चुंडावत कहते हैं कि वहीं पे महाराणा प्रताप के शाही तलवार बांध देते हैं कृष्ण सिंह चुंडावत, और वहीं गोगुंदा में ही इनका राज तिलक किया जाता है, राज तिलक कर देते हैं। अब सारे सरदार मिलके और कुंभलगढ़ दुर्ग जाते हैं और वहां पे बात करते हैं कि सामने बैठा था कौन, जगमाल। तो जगमाल को उठाते हैं कि बोलते हैं कि देख भाई, महाराणा के जो घर वाले होते हैं वो महाराणा के सामने बैठते हैं, ना कि सिंहासन पर। तो उसको उठा कहते हैं कि उस समय तक प्रताप बाहरी था और जगमाल को हटा के और महाराणा प्रताप को बना दिया, महाराणा प्रताप को नया राणा बना दिया। अब नया राणा कौन बन रहा है, महाराणा प्रताप। और दूसरा राज्याभिषेक कहाँ किया गया है इसका, कुंभलगढ़। शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसी तरह अपने महाराणा प्रताप का पहले तो गोगुंदा में और दूसरा कुंभलगढ़ में। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तीसरा शाखा संपन्न हो गया है मेवाड़ का 1568, दूसरा 1535 और पहला 1303। ये सारी चीजें साथ के साथ याद करते रहोगे तो याद हो जाएंगी, नहीं तो फिर सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी। जब कंप्लीट हो जाए मेवाड़, उस समय तुम देखना आधी कॉपी तुम्हारी मेवाड़ में भर जाएगी। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहो। बाकी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे और इसके जो भी नोट्स हैं
वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।